फरीदाबाद के कोठी है, कोठी नंबर 387। इस कोठी में एक परिवार रहता है। इस परिवार में दोनों पति पत्नी, जिसका नाम है पुष्पा कोहली और सुरेंद्र कोहली, दोनों पति पत्नी रहते हैं और इनके दो बच्चे रहते हैं। एक लड़की रहती है, एक लड़का। लड़की लड़के से 11 साल बड़ी है, यानी लड़का 12 साल का है। और लड़की का नाम है किरण कोहली और इसके लड़के का नाम है, जिसका नाम है नितिन कोहली। ये परिवार बड़ी ही खुशी से रह रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पुष्पा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जो पंजाब भटिंडा में रहती है। वो अपने मायके अपने पति को और अपने लड़के को भेजती है अपनी माँ को देखने के लिए। लेकिन उसी रात पुष्पा के साथ एक घटना होती है। घटना रात के 2 बजे जब पुष्पा उठती है तो वो देखती है कि उसके दोनों पाँव और हाथ बंधे हुए हैं, साथ ही साथ उसके मुंह में कपड़ा डला हुआ है। चिल्लाने की कोशिश की पुष्पा ने, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाई, क्योंकि जैसे कि पता है कि उसके मुंह में कपड़ा है। अब वो परेशान है। कैसे भी करके उसने मोबाइल को उठाया और मोबाइल से कॉल किया। तो सबसे पहले उसने कॉल किया अपने जो नौकरानी है सपना के लिए, लेकिन इसके मुंह में कपड़ा था तो वो बात नहीं हो पाई। कॉल तो उठाया गया। इसके बाद ये फिसल करके जहाँ से एग्जिट गेट था बाहर निकलने के लिए इसने कोशिश की और वहाँ गेट पर जाकर के पाँव से उसने गेट को खटखटाया। बाहर जो किराएदार रहता था इसका, जिसका नाम था राजेश, राजेश ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो वो वहाँ पर आया। उसने बाहर से कुंडी लगी हुई थी, बाहर से गेट को उसने खोला तो देखा कि पुष्पा के दोनों हाथ पांव बंधे हुए हैं, साथ ही साथ इसके मुंह में कुछ भरा हुआ है या मुंह बंधा हुआ है। तो उसने इसके हाथ पांव खोले और मुंह को भी उसने खोला जो बंधा हुआ था, और देखा कि पुष्पा के साथ कुछ घटना हुई है। पुष्पा से पूछता है कि किरण कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। पुष्पा बोलती है कि वो अपने कमरे में होगी। जैसे ही किरण को देखने के लिए उसकी माँ कमरे में जाती है तो वहाँ पर पूरा कमरा खून से लथपथ है। साथ ही साथ पूरा जो सामान है कमरे का किरण के, पूरा अस्त व्यस्त है, इधर उधर फैला हुआ है। और जो अलमीरा का लॉकर है वो टूटा हुआ है। जैसे ही महिला देखती है कमरे के दृश्य को तो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसकी ही बेटी का कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है। खून को देखकर वो डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस सेक्टर 46 में रहती है। पुलिस स्टेशन की बात करें, चौकी जो प्रभारी है सोहन पाल है। सोहन पाल जी आते हैं और कोठी नंबर 387 पर जैसे ही गेट खोला जाता है, जो मेन गेट रहता है, वहाँ का जो किराएदार रहता है राजेंद्र सिंह, वो खोलता है। और जैसे ही पुलिस उस रूम के अंदर जाती है जहाँ पर महिला और उसकी लड़की का खून हुआ है, उस रूम में देखती है पुलिस, तो वो भी देखकर पूरी तरह से इससे संतुष्ट हो जाती है कि इसकी जो कत्ल की बात है, वारदात की गई है, वो लुटेरों ने की है या लूटपाट के उद्देश्य से की है, चोरी के उद्देश्य से की है। क्योंकि पूरे कमरे में पूरा सामान अस्त व्यस्त था और जो लॉकर था अलमीरा का उसको तोड़ा गया था। और इसके बाद इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। एसीपी पूनम दयाल ने इस मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया। और इस जांच सीट की बात करें तो एक पुलिस हैं जो सीआईए के और एनआईटी के इंस्पेक्टर हैं विमल कुमार जी, इनको इस केस को सौंप दिया। केस को सौंपने के बाद इनकी टीम और ये आते हैं और महिला से पूछताछ करते हैं। महिला रहती है पुष्पा। पूछते हैं कि आखिर कौन कौन घर में था आपके और कौन कौन इससे पहले आया था। तो ये बताती है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, जिसमें मेरा बच्चा और मेरे पति उनको देखने के लिए पंजाब भटिंडा गए हैं। मैं और मेरी लड़की अकेले घर पे थे, लेकिन 2 ऐसी औरतें आई थीं, महिलाएं आई थीं जो बुर्खा पहने हुए थीं। मैंने देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कपड़ा था। और मैंने किरण से पूछा ये कौन है, तो किरण ने ये बताया पहचान वाली हैं। और इस प्रकार से बोलकर किरण उनको अपने रूम के अंदर ले गई और मैं अपने रूम में चली गई। जैसे ही किरण ने
रूम के अंदर का गेट लगाया और मैं अपने अंदर चली गई। और किरण इसके बाद आई तो मेरे को पानी लेकर आई और मैंने वो पानी पिया। पानी पीने के बाद मेरे को नींद आई या मेरे को बेहोशी की हालत में एक चक्कर सा आया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं। इस प्रकार से बात कर रही है घुमा करके। फिर वो सो गई या बेहोशी की हालत में हो गई, वो खुद ही बता रही है। फिर वो 2 बजे उठी। वो बोलती है मैं जब 2 बजे उठी तो मैंने ये देखा कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मेरे मुंह पर कपड़ा है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन चिल्ला नहीं पाई। और इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, मैंने कॉल किया अपनी नौकरानी को, सपना को, तो कॉल तो लगा लेकिन रिंग गई, कॉल भी उठाया। मैं चिल्लाने के लिए, बोलने के लिए काबिल नहीं थी क्योंकि मेरे मुंह पर कपड़ा था। इसके बाद मैंने गेट को खटखटाया, गेट पर आवाज़ दी पाँव से अपने। तो जो यहाँ पर किराएदार रहते हैं राजेंद्र जी, उन्होंने इसको खोला तो उनने मेरे को बंधा देखा, मेरे को खोला। मैंने कमरे के अंदर गई तो किरण के रूम में जब देखा, किरण के रूम में जब देखा तो किरण इस प्रकार की हालत में थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब विमल कुमार जी काफ़ी गंभीरता से इस केस को ले रहे थे और छोटी छोटी बातों पर उनने गौर की। जब उनको पुष्पा पर थोड़ा शक हुआ कि इस प्रकार की बातें कर रही है पुष्पा, कि पानी दिया, जब पानी मांगा नहीं किरण ने तो पानी क्यों दिया, और जब पानी पीने के बाद बेहोश हो गई या नींद आ गई, इस प्रकार की बात करें तो इसमें दो झमेला था कुछ बातों में। इससे विमल कुमार जी शक करने लगे पुष्पा पर। और पुष्पा जब बता रही थी इसके बारे में तो एक व्यक्ति का नाम बार बार ले रही थी। उस व्यक्ति का नाम था महफूज आलम। और महफूज आलम का नाम ले रही थी तो पुलिस वाले ने पूछा, इंस्पेक्टर ने पूछा, ये महफूज आलम है कौन, और इस घटना के बारे में शुरुआत से लेकर के अभी तक पूरी घटना के बारे में बताइए। तो उस किरण की माँ यानी पुष्पा फिर घटना के बारे में पूरी डिटेल से बताने लगी कि किरण शुरुआत से छोटे से ही काफ़ी प्यार दुलार से पढ़ी भली थी और परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कारोबार की बात करें तो कारोबार भी इनका ठीक ठाक चलता था। और इनका कारोबार था सेक्टर 28 में, जो बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे थे घर से। लेकिन आधुनिकता की उन चरम सीमाओं को पार किया था किरण ने। हर एक चीज़ कर रही थी छोटे से ही, चाहे वो पब जाना, क्लब जाना और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किरण को इससे कोई मतलब नहीं था, परिवार से कोई मतलब नहीं था। 2010 में किरण शादी कर लेती है, विजाती है, युवक रहता है जिसका नाम रहता है रंजीत त्रिपाठी। 22 नवंबर 2010 को इसकी शादी होती है और घर से चली जाती है, दिल्ली में रहने लगती है पति के साथ। वो पति के साथ रहती है तो वहाँ पर किराए के कमरे से रहती है। लेकिन ये दोनों अलग अलग प्राइवेट फर्म में जॉब करने लगते हैं। किरण करती है रियल एस्टेट में जॉब और पति करता है दूसरे प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन किरण को उसका जो बॉस रहता है उसका नाम रहता है महफूज आलम, जो कि इसको पेमेंट भी ठीक देता है, जो सैलरी है इसके साथ साथ जो इसका कमीशन बनता है वो मोटी रकम कमीशन के तौर पर देता है। कुछ ही समय में किरण के बैंक बैलेंस की बात करें तो काफ़ी पैसा हो चुका था और उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज करने लगी थी। पब जाना, बार जाना, डांस क्लब जाना, लेट नाइट में आना, दारू, सिगरेट, सभी प्रकार की वो चीज़ें कर रही थी। पति पैसे लिमिटेड कमा रहा था। ऐसे में पति पत्नी की बनना स्वाभाविक नहीं थी और पत्नी का जो नेचर था, जो रहने का रवैया था, वो बदल चुका था। शुरू से ही वो बदलने वाली ऐसी युवती थी जिसके शौक़ काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस वजह से उसने अपने पति से तलाक लेने के लिए सोचा। साकेत कोर्ट में ये अर्जी लगा देती है तलाक के लिए और 27 जून 2013 को अपनी माँ के घर पहुँच जाती है फरीदाबाद। जब घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार के व्यवहार, इसी प्रकार की हरकतें, इसी प्रकार की जो हैबिट है उसकी पूरी करती है। चाहे वो क्लब जाना हो, चाहे दारू सिगरेट पीना हो,
इससे समाज पर पड़ोसियों का प्रभाव इतना पड़ा कि घर की इज्जत धूल में मिल रही थी। लेकिन उसको समझाने के बाद भी, किरण को समझाने के बाद भी नहीं मानती थी और वो उल्टा लड़ने के लिए तैयार रहती थी। अब इतने में जो मैंने अभी बताया कि वो महिला आई थी 2 बुर्खा पहन के, और बुर्खा पहनने के बाद वो रूम में चली गई किरण के। मैंने पूछा भी कि कौन है, लेकिन किरण ने बताया पहचान वाली हैं। इसके बाद मेरे को पानी दिया गया, मैं बेहोश हो गई या नींद में हो गई। इसके बाद जब मैं उठी तो मेरे हाथ पांव बंधे थे। मैंने कॉल किया, सपना को किया, खटखटाया गेट, और राजेंद्र जी आए, उन्होंने गेट खोला। सभी प्रकार की वो चीज़ें मैं बंधी हुई थी। अब मैंने देखा तो ये इस प्रकार का दृश्य देखा। अब इतने में और शक होने के बाद विमल कुमार जी महिला पर एक बात ये करते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि आपका मोबाइल कहाँ है। मोबाइल को जब्त कर लेते हैं। अब मोबाइल को जब्त करते हैं तो 6 महीने की इसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। इसमें एक ऐसा नंबर था, उस नंबर से सप्ताह में 2 से 3 बार कॉल ज़रूर होता था। जब उस नंबर के बारे में पूछा गया कि ये नंबर किसका है, तो वो बताने लगी कि ये मेरे मुंह बोले चाचा हैं जो पंजाब के हैं, और इनसे बात होती रहती है, परिवार के बारे में हालचाल पूछा जाता है, इसके लिए ये नंबर है, इससे बात होती है हमारी। लेकिन इसमें 3 कॉल और थी जो उस रात में की गई थी। एक ऐसा नंबर था जिसकी कॉल जो आई थी मिस कॉल थी 8 से 9 बजे, और इसके बाद उसी नंबर पर इसने मिस कॉल दी थी पुष्पा ने 10 बजे के आसपास। इसके बाद जो रिसीव कॉल थी वो सपना की थी, जो इसकी नौकरानी थी उसकी। अब वो जो कॉल, जो मिस कॉल आई थी उस नंबर पर, जैसे ही पुलिस ने कॉल किया तो वो नंबर बंद था। लेकिन उसकी जब ट्रेस किया गया नंबर को, उसकी आईडी देखी गई तो उसकी आईडी फर्जी आईडी से, पंजाब की आईडी से इस नंबर को लिया गया था, और इसके बाद वो नंबर बंद था। और उस नंबर की लोकेशन है उस रात में सेक्टर 45 के आसपास थी। अब इससे पुलिस वालों को और शक हो गया। रिसिप्ट में नंबर था, जो रिसिप्ट में आया था, जो रिसीव हुआ था उसको, वो नंबर था उसकी नौकरानी का, सपना का। उसने एक गाड़ी देखी थी बैगनी कलर की, जो उसके घर पे आई हुई थी पुष्पा के। तो उसने इसलिए कॉल किया था कि मालकिन क्या कोई मेहमान आया है क्या आपके यहाँ पे, इस प्रकार की उसमें बातें आई। अब उसको ले लिया, पुष्पा को गिरफ्त में ले लिया पुलिस ने, और सख्ती से जांच की गई, उसकी उस पूछताछ की गई। अब हताश हो गई वो, परेशान हो गई, और अपने जुर्म को उसने कबूल किया कि हाँ मैं परेशान हो गई थी किरण से। किरण लड़ने के लिए तैयार रहती थी, समझाने के बाद भी हर चीज़ करती थी, लेट आती थी, समाज में इज्जत मिल रही थी धूल में, सभी प्रकार की चीज़ें थी। तो मैंने पंजाब से कुलविंदर सिंह को बुलवाया, और उसके द्वारा इसको हमने मतलब मरवाया है, और उसके लिए हमने 1 लाख रुपये कुछ ज्वेलरी उनको दी है। तो कुलविंदर सिंह ने अपना खुद का मोबाइल पंजाब में रख दिया था, ताकि पुलिस की लोकेशन उनको इस प्रकार से नहीं पता कर पाए कि ये फरीदाबाद आए हुए थे। कुलविंदर सिंह ने एक नया फ़ोन लिया था ताकि पुलिस की गिरफ्त में ना आए, अपना फ़ोन पंजाब भटिंडा में रख कर के आया था। उसने नया फ़ोन लिया, उसमें नई सिम डाली। अब सिम भी फर्जी आईडी से ली थी। अब उस सिम को उसने बंद कर दिया। इसके बाद जब बताया पुलिस को उस महिला ने कि वो आए थे बैगनी कलर की गाड़ी से, और उसके साथ में एक उसका साथी भी आया था, वो जाकर के किरण को मार देते हैं। मारने के बाद उसका पूरा सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं, ताकि पुलिस को शक ना हो कि ये चोरों ने मारा है, कि ये प्लानिंग के आधार पर मारा है। और उसकी माँ की इसमें पूरी प्लानिंग थी कि इस प्रकार से करना है। मारने के बाद पूरा सामान फैला देते हैं, और उसकी माँ के हाथ पांव बांध करके उसका मुंह बांध देते हैं, और वो चले जाते हैं, बाहर से कुंडी लगा देते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो पहले इसमें बताई गई हैं कि माँ के हाथ पांव बांधने के बाद वो फ़ोन करती है अपनी नौकरानी को, सपना को। इसके बाद वो दरवाजे को खटखटाती है अपने पाँव से। तो उसका जो वो रहता है किराएदार राजेंद्र सिंह, वो गेट को खोलता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ के हाथ पांव बंधे हुए हैं। सभी चीज़ें वो पूरी बता देती है पुलिस से, और एक प्रकार से अंजाम यही होता है कि इनको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में जब पेश किया जाता है तो इनको अंततः जेल होती है, इन पे कुछ धाराएं भी लगाई जाती हैं,
माँ के ऊपर भी धाराएं लगाएंगे और उन दोनों के ऊपर भी धाराएं लगाएंगे। धाराएं लगाएंगे थी जो 302 थी, और 302 के बाद जो लगी थी धारा 394 थी, 494 थी और 34 धारा थी। इन धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई की गई और अंततः क्राइम का अंत जो होता है वो बुरा ही होता है। इसलिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि कहानी जो है सच्ची घटना है, फरीदाबाद के सेक्टर 45 की है। सेक्टर 46 में पुलिस स्टेशन था और इसमें सभी प्रकार की वो चीज़ें की गई जो करना चाहिए था। पुलिस ने अच्छे से जांच की इसकी। विमल कुमार जी जो इंस्पेक्टर थे उनके लिए सलाम है। बाकी यही है कि क्राइम से दूर रहेगा, सकारात्मक सोच की ओर अपने परिवार का ध्यान रखें और नई ऊर्जा के साथ अच्छे काम करें। बाकी अगली वीडियो में नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।